करेंगे एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का। एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का है मतलब हो गया कि हम ये देखेंगे कि देखिए जितनी भी चीजें हैं हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो सारी चीजें चाहे जमीन में है, आकाश में है, पानी में है या लिविंग बींग्स के बॉडी में है, आपको हर चीज कहीं ना कहीं मिलेगी। लेकिन हम निकालते कैसे हैं? तो कुछ टर्म्स आते हैं, मिनरल और गैंग, फ्लक्स और स्लैग। अब हम देखते हैं मिनरल्स क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं लोहा, लोहा मिलता कहाँ से है? लोहा जमीन में मिलता है। तो जमीन में क्या, हर एक जमीन में जहां भी हम खुदाई करें, जैसे पंजाब की प्लेन है, तो क्या हमें लोहा मिल जाएगा? नहीं। लोहा ये सारे कुछ अर्थ क्रस्ट से ही कभी ऊपर आए होते हैं, और ये कुछ जगह बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे बिहार, झारखंड। तो कुछ एरियाज होते हैं ऐसे, कहीं कहीं भी और भी दिखते हैं। ज्यादातर आयरन ऑक्साइड, चूंकि इसकी ऑक्साइड लाल होती है आयरन की, तो ज्यादातर ये मिट्टी लाल रंग में होती है। तो इससे ये पता चल जाता है कि यहाँ पे आयरन है। तो लेकिन क्या सारी जगह थोड़ी भी लालिमा है तो क्या हम वहां से मिट्टी निकाल? लेकिन इसका नहीं। इसका हम फिर क्या करते हैं, एनालिसिस करवाते हैं, और इसमें देखते हैं आयरन का कंटेंट कितना है। आयरन का कंटेंट कितना है, पहली चीज। मान लो कंटेंट तो काफी है, मतलब कंटेंट मान लो ज्यादा है, मोर है, जैसे अराउंड 35% तक भी है, तो हम इसको और की श्रेणी में ले लेंगे, मतलब हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी नहीं, इसमें ये भी देखते हैं कि जो ये आयरन, हमेशा ये जो आयरन होगा, ये किसी केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में होगा, केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में होगा। अब इस कंपाउंड में से आयरन को निकालना क्या इकोनॉमिकली फीजिबल है? मतलब एक वर्ड आता है इकोनॉमिक वायबिलिटी की। यदि इकोनॉमिक वायबिलिटी है कि नहीं है, यदि किसी भी मिनरल, जैसे मिनरल वो है जहां पे आपको, मिनरल वो है जहां पे आपको आयरन का कंटेंट दिख गया, लेकिन यदि इस मिनरल में से आयरन या मेटल का निकालना इकोनॉमिकली वायबल है, तो वो उस मेटल का ओर कहलाता है। तो ये दो चीज क्लियर हो गई, मतलब हमें क्लियर हो गई मिनरल क्या है। मिनरल जहां पे भी मेटल का कंटेंट पाया जाए अर्थ में कहीं पे भी, और यदि उसमें से हम मेटल्स को इकोनॉमिकली वायबल तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब आपको प्रॉफिट हो निकालने में, और जो भी नॉर्म्स है वो पूरे होते हो, तो इसे कहते हैं ओर। अब जो भी हम ओर लेंगे, इसका मतलब जैसे आयरन का ओर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर मेटल रिएक्टिव होते हैं, तो ये इस फॉर्म में प्योर आयरन के फॉर्म में नहीं होते, मतलब प्योर आयरन नहीं होता है। ये क्या होता है? कंपाउंड होता है। कंपाउंड्स, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, मतलब केवल इसी के नहीं, बहुत के होंगे। जैसे आयरन का ऑक्साइड्स होगा, Fe2O3, Fe3O4, लाइक सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा, फास्फोरस के कुछ मेटल फॉस्फाइड होंगे, मैग्नीशियम फॉस्फेट एक्सेट्रा, बहुत सी चीजें होंगी। तो ये देखिए, इसमें ये सारी चीजें अदर देन आयरन ऑक्साइड, ये सारा हमारे काम का नहीं है। इसी चीज को हम कहते हैं गैंग, जो हमारे काम का, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर, JnGuE, GANGUE, गैंग, इसे हम गैंग कहते हैं। अब इसको निकालना इतना आसान नहीं है, हमें कुछ और रिएक्शन कराते हैं, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मटेरियल डालना पड़ता है जो इसे रिएक्ट करे, उसे कहते हैं हम फ्लक्स। फ्लक्स वो चीज है, मतलब चोर को निकालने के लिए कुछ ऑफर देना पड़ेगा, वो वाली बात है। तो गैंग इम्प्योरिटीज हैं जो नहीं चाहिए, लेकिन इसको निकालने के लिए हमें कुछ और केमिकल कंपाउंड ऐड करने, उनको फ्लक्स करते हैं। ये इस गैंग के साथ रिएक्ट कर करके ये स्लैग बनाता है, और वो फिर मेटल से सेपरेट हो जाता है, आपके मेटल ऑक्साइड या मेटल से सेपरेट हो जाता है, मेटल या मेटल ऑक्साइड से सेपरेट हो जाता है। अब हमारे पास 99% मेटल ऑक्साइड रहता है जो हमारे काम की चीज है, और बाकी सब चीजें निकल जाती हैं। ये केमिकल है, तो इसमें गैंग, फ्लक्स, स्लैग की बात हमने कर ली। अब सोर्सेज ऑफ मेटल, अर्थ, लिविंग सिस्टम सी की बात हुई। ज्यादातर हम अर्थ से पाते हैं। 80% एलिमेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल डिपॉजिट ऑन द बीनीथ द अर्थ, यहाँ से निकलता है। इसके बाद कौन सा एलिमेंट कितना होगा, कैसे होगा, ये उसकी थर्मल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अर्थ में सबसे ज्यादा क्या, अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड, ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन ऐसे नहीं होगा, ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, जैसे Fe2O3, मैग्नी कैल्शियम कार्बोनेट इस फॉर्म में होगा, तो ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में होगा। इसके वजह से सिलिकॉन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें हमें
कहाँ मिलती है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये सारे एलिमेंट्स हमें अर्थ के उसमें मिलते हैं। तो नॉन मेटल मेटल्स में देखिए सबसे ज्यादा हमारे पास अर्थ क्रस्ट में क्या है? एल्यूमिनियम है, फिर आयरन है, फिर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यदि आपसे मेटल्स पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, वी विल राइट दैट एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। एंड यदि पूछा जाए चार एलिमेंट कौन ज्यादा है, तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड आयरन। तो यदि खाली मेटल्स पूछे तो एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये चार मेटल ज्यादा पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। ऐसे नहीं कि प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, उठा के ले आके घर में यूज करोगे, नहीं, ये ऑक्साइड्स फॉर्म में होंगे, नाइट्राइड्स, कार्बोनेट्स फॉर्म में होंगे, और इनको हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। एज ए सी में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। सी में देखिए सबसे ज्यादा मेटल्स में सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सोडियम देखिए देखिए आपका सोडियम क्लोराइड, आपका देखिए घर का नमक है खाने वाला, ये समुद्र से बनता है। सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और इसका एक बड़ा दिक्कत ये भी है कि ये हमेशा जो कोरोजन है ना, कोरोजन मतलब जब मेटल खराब होता है अर्थ के से रिएक्ट करके, इसमें ये क्लोराइड जो है बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए सी के एरिया में, सी एरिया के पास कोरोजन बहुत ज्यादा होता है। तो आप देखिए सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड होता है, फिर कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारी चीज क्लोराइड के फॉर्म में सी में पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, और ह्यूमन बॉडीज में देखिए आपका 70% तो पानी ही है, और आपकी स्केलेटन कार्बन से बनी होती है। तो देखिए सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में पाई जाती हैं। फिर अब ये कुछ ओर्स है आपको याद करना, दो तरीके से आपको ओर्स को याद करना है। जैसे हम आपसे पूछें ऑक्साइड्स के ओर्स बताइए, तो आप बता देंगे बॉक्साइट, जैसे बॉक्साइट, क्यूपराइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ऐसे कोई भी चार याद कर लीजिएगा, और इनके फॉर्मूले भी याद कर लीजिएगा। अब आपको दूसरे तरीके से हम पूछ लेते हैं, कॉपर के तीन ओर बताइए। तो देखिए कॉपर का ओर ऑक्साइड्स के फॉर्म में है, ये क्यूपराइट है, ठीक है। फिर कॉपर पाइराइट्स है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप किसी भी ओर के जो मेटल्स के ओर हैं, इनको आप पढ़ के बता सकते हैं। ऐसे कई सारे ओर्स होंगे, तो मेटल्स के स्पेसिफिकली, और आयरन के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के आप याद रखिए, और ऑक्साइड्स के तीन ओर, सल्फाइड्स के तीन ओर, कार्बोनेट्स के तीन ओर देखो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कार्बोनेट्स के तीन ओर यहाँ पे हैं। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते, इस टॉपिक को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड, इसी चीज को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है कि कौन कौन से और क्या क्या नाम है। एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट फॉर आयरन में के या किसी भी मेटल के। देखिए सबसे पहले ओर होता है, ओर का हम क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। देखिए आपका ओर क्या हुआ? जहां पे मेटल को इकोनॉमिकली वायबल फॉर्म में निकलेगा। फिर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं बिना रिएक्शंस के भी हम इम्प्योरिटीज निकाल देते हैं। अभी हम बात करेंगे इम्प्योरिटीज को निकाल देते हैं। जैसे पहले मान लीजिए किसी, आपने एक चंक लिया, इसमें मेटल की कंटेंट अराउंड 10%। तो जब इसमें बड़े बड़े ढेले जो मिट्टी उट्टी की गंदगी आप बाहर करेंगे, तो इसी चीज को बिना रिएक्शन के लिए अब एक चंक उठाएंगे, तो उसमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 20%। तो देखिए आप बिना कुछ फिजिकली उस काम करके आपने 20% कर दिया, तो इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी ओर। इसमें हम पहले ग्राइंडिंग करते हैं, फिर वेरियस फिजिकल मेथड्स इनको निकालते हैं। फिर डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी, मेटल्स कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव हैं, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे आप देखोगे कि आपसे कोई पूछे जैसे सोडियम है, सोडियम क्लोराइड से सोडियम बनता है, सोडियम, मैग्नीज, जो एल्कली मेटल्स हैं, इनको हम ज्यादातर इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस एक कॉस्टली तरीका है। दूसरी बात आता है जो लीस्ट रिएक्टिव आ गई। जो लीस्ट रिएक्टिव है तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं, जैसे गोल्ड है। पहले जमाने में लोग कहते थे गोल्ड चारों तरफ गिरा मिलता था, लोग उठाते रहते थे। तो उसके बाद जो लीस्ट रिएक्टिव है, वो उनमें कम रिएक्शन होता है, और वो इजिली निकल जाते हैं। जैसे सल्फाइड होस हैं, हीट करेंगे ऑक्सीजन में तो सल्फर डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा, और आपका मेटल छोड़ देगा। तो आपको मेटल मिल जाएगा, उसको फिर प्योरीफाई कर लेंगे। जो मीडियम रिएक्टिव है, जैसे आपके आयरन है, एल्यूमिनियम है, इनके लिए हमें एक मेथड फॉलो करना पड़ता है। जैसे कार्बोनेट हो रहा है, सल्फाइड हो रहा है। कार्बोनेट हो रहा है तो कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड हो रहा है तो रोस्टिंग करेंगे, और फिर हमें ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मिल जाएगा। ये ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, फिर इसका रिडक्शन करेंगे मेटल में, और इसके बाद हम इसकी रिफाइनिंग करेंगे प्योर मेटल में। यहाँ 99% तो प्योर जाएगी, 100% प्योरिटी की तरफ चले जाते हैं, 99.99%। तो इस तरीके से ये आपका फ्लो चार्ट है, जिसे आपको याद रखना चाहिए। देखिए, और क्रशिंग और ग्राइंडिंग जो हम कह रहे थे, ये सब कॉन्सेंट्रेशन की तरीका है। ये आपका ओर है,
और यहाँ से यहाँ तक कॉन्सेंट्रेशन होगी। फिजिकल रिमूवल है, देखिए ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन और लीचिंग, ये सब आपके फिजिकल, थोड़े से फिजिकल टाइप का रिमूवल है। फिर रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, कुछ केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं, फिर रिडक्शन करते हैं बाई कार्बन, बाई इलेक्ट्रोलिसिस, बाई कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। और इसका जैसे हम रिडक्शन बाई कार्बन करते हैं, कार्बन एक सस्ती चीज है। एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन मतलब एल्यूमिनियम एक बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है और ये दूसरी चीजों को रिड्यूस करके कर सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम कॉस्टली होता है, तो इसको हम वहां यूज करते हैं। जैसे आप देखोगे थर्मिट वेल्डिंग की बात सुना, थर्मिट वेल्डिंग, जहाँ पे दो लोहे के जो रेलवे ट्रैक्स उनको जोड़ने के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे हम रिडक्शन करवाते हैं और यहाँ पे आयरन का ओर लेते हैं, आयरन ओर प्लस एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे रिडक्शन हम एल्यूमिनियम से कराते हैं। लेकिन आप ब्लास्ट फार्नेस देखेंगे तो वहां पे हम रिडक्शन कार्बन से करवाते हैं, तो ये चीज हमें जाननी चाहिए। तो इसी चीज को हमने फिर से लिख दिया है अपने अपनी राइटिंग में। देखिए सिलेक्शन ऑफ साइट, जहां से हमको और मिलना है, फिर है आपका एक्सट्रैक्शन, फिर ग्राइंडिंग क्रशिंग करके इसको पीसेस को कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ले जाते हैं। फिर इसके बाद जो छोटे छोटे पीस होते हैं उनका हम फिर फ्लो डिफरेंट मेथड से हम इसका फर्दर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन के बाद हमारे पास ऑक्साइड्स के या कार्बोनेट्स के फॉर्म में आते हैं, इसका फिर हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करते हैं। कैल्सिनेशन रोस्टिंग करने के बाद अब हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स आ जाते हैं। मेटल ऑक्साइड्स को हमें रिडक्शन करना है, ये डिफरेंट मेथड्स हैं रिडक्शन करने के लिए। फिर यहाँ पे हमारे मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे हमारे एक्सट्रैक्टेड मेटल आ जाता है, मतलब ये आपके 90 से 99% प्योर हो जाते हैं नियरली। इसको 100% के लिए ले जाने के लिए हमें ये डिफरेंट तरीकों से हमें इसका वो करना पड़ेगा, रिफाइनिंग। तो कुछ देख ले, मैग्नेटिक सेपरेशन, ये दो चीजों को बहुत ही अच्छे से याद कीजिएगा। मैग्नेटिक सेपरेशन जो है हमारा, जैसे मैग्नेटिक केवल मैग्नेटिक और जैसे आयरन के ओर होते हैं, आयरन के जो ओर होते हैं ये मैग्नेटिक होते हैं, मतलब आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो इसका हम यूज करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन में आयरन ओर के, और ज्यादा हम यूज, तो इसमें देखिए ये आपका ओर आ गया जिसमें आपके पास इम्प्योरिटी भी है प्लस आयरन है। आयरन आपका इंपॉर्टेंट, इवन कहीं इम्प्योरिटीज भी में भी आयरन हो इस तरीके का मैग्नेटिक हो तो भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो एक रोल होता है, जैसे ये रोल है, ये मैग्नेटिक होता है, एक नॉन मैग्नेटिक होता है। तो जो मैग्नेटिक रोल होता है वो मैग्नेट को चिपका लेगा। ये जो मैग्नेटिक रोल है ये मैग्नेट मतलब जैसे आयरन है इन सबको चिपका लेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो दूर फेंका जाएगा। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक को सेपरेट कर लेते हैं। इसका फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ का मतलब होता है झाग। इसमें हम क्या करते हैं, जो खासकर ये सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है, इसके अंदर हम सल्फाइड ओर को पानी में मिला करके पल्प बनाते हैं, उसमें कुछ ऑयल डाल देते हैं जैसे कि पल्प ऑयल डाला, फिर इसमें एयर डालते हैं और इसको घुमाते हैं तो ये झाग बन के बाहर आ जाता है। और जो हमारा सल्फाइड ओर है वो इस झाग में होता है और इम्प्योरिटीज कलेक्ट होती रहती हैं, और इस एयर बबल जो झाग है इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे ओर का काम आता है, और इसी को फर्दर हम रिडक्शन में यूज करते हैं। रोस्टिंग, अब दो टर्म हम पढ़ते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। जैसे रोस्टिंग की बात करें, ये सल्फाइड ओर के लिए होता है और इसमें एक्सेस एयर में हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे कॉपर सल्फाइड है CuS, तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, या फेरस सल्फाइड FeS, तो ये बनाएगा फेरस आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से रिएक्शन होते हैं। ये रोस्टिंग मतलब इसमें एक्सेस एयर की जरूरत होती है, हमें ये एयर की जरूरत इंपॉर्टेंट है। दूसरा टर्म हम पढ़ेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन ये ऑकर होता है एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। ये ज्यादातर उनके लिए होता है जिसके कंपाउंड डिकम्पोज होते हैं हीटिंग से, मतलब हीट करने से, ये हीटिंग का सिंबल है, हीट करने से डिकम्पोज होते हैं। ये ज्यादातर हम किसके लिए यूज करते हैं, कार्बोनेट ओर्स के लिए, नाइट्रेट्स ओर के लिए, जैसे खासकर एक्सेप्ट अल्कली मेटल कार्बोनेट, जैसे हम मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लें,
MgCO3। ये हीट करने से क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से ये हम ऑक्साइड फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, मेन चीज ये एब्सेंस ऑफ एयर, इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, कैल्सिनेशन में एयर नहीं होती है। तो देखिए मॉइस्चर, वोलेटाइल इम्प्योरिटी सब उड़ जाते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं। हम किसके, रोस्टिंग की बात करते हैं। हाइड्रेटेड ओट्स की वाटर, metal sulfide ores are oxidized to respective oxide. The mass of the ore becomes porous and helps in further reduction. तो इस तरीके से पोरस बना देती है। ये सारी प्रॉपर्टीज, जैसे रोस्टिंग के, जैसे मान लो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है या 3 नंबर का, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। यदि 1 नंबर का आता है तो बस आप लिख दीजिए हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या एक्सेस ऑफ एयर, इट इज जनरली यूज फॉर सल्फाइड ओर, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन 2-3 नंबर के है तो ये आपको बताना पड़ेगा और क्या क्या निकलता है, जैसे, ठीक है। फिर कैल्सिनेशन, इसमें हम देखें 1 नंबर का है तो लिख देंगे हीटिंग द एब्सेंस ऑफ एयर, जनरली ये कार्बोनेट ओर के लिए यूज होता है। और भी देख लेते हैं, इसमें भी गर्म करने से मॉइस्चर गिवन आउट, हाइड्रेटेड वाटर गिवन आउट, इसमें कार्बोनेट्स और डिकम्पोज। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये लाइन, द मास ऑफ द ओर बिकम्स पोरस। देखिए पोरस दोनों केस में, पोरस से फायदा क्या होता है, पोरस का मतलब होता है जो स्पंज हो जाता है, बीच में हवा घुसने की जगह हो जाती है, जब अंदर तक हवा जाएगी तो और ज्यादा रिएक्ट करेगा। पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी का मतलब होता है जो मेजर पार्ट होता है वो हीट से होता है। पायरो का मतलब होता है हीट, पायरो का मतलब है ये हीट, तो मेजर पार्ट स्मेल्टिंग रिडक्शन, मतलब हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाते हैं, इसे स्मेल्टिंग रिडक्शन। इट इज द रिडक्शन मेथड इन विच द मेटल ऑक्साइड कन्वर्टेड टू मेटल। द मेथड इज यूज्ड इन ऑल ऑपरेशन व्हिच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स इन्वॉल्विंग फ्यूजन। ये मॉइस्चर फ्यूजन ऑफ मिक्सचर है, ये मिक्सचर जो भी बनता है उसको फ्यूजन, फ्यूजन मतलब होता है रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। इन जनरल सेपरेशन ऑफ मेटल और सल्फाइड फ्रॉम इट्स ओर इन्वॉल्व फ्यूजन कॉल्ड स्मेल्टिंग। एक टर्म होता है फ्यूजन रिएक्शन के लिए स्मेल्टिंग। इसके हाइड्रोमेटलर्जी जैसे इस सब में या ये सब पानी यूज होता है, वैसे भी जो पानी के या फिर लिक्विड फॉर्म में या ज्यादातर केमिकली ट्रीट करके यूज होता है, इसे हाइड्रोमेटलर्जी करते हैं। इसमें ज्यादातर क्या करते हैं कि जो ओर होता है ना, वह ओर इज ट्रीटेड केमिकल्स, इसको हम किसी केमिकल से ट्रीट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो मेटल है वो इनसे रिएक्ट करके एक सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, एक सॉल्युबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है और इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। इससे हमारी इम्प्योरिटीज वहीं रह जाती है और मेटल हमारा सॉल्युबल कंटेंट में आ गया और इसको हम फर्दर क्लियर कर लेंगे। जैसे आप ये देखोगे एल्यूमिनियम है,